स्याह रात के साए में जुर्म की इंतहा, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी शाम। अपराध की दुनिया के ऐसे ऐसे किस्से जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। खौफनाक और हैरत अंगेज वारदातों का सिलसिला लेकर हाजिर हूं मैं शैलेंद्र द्विवेदी। तो आइए देखते हैं द क्राइम शो। कहते हैं भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी में सबको मोक्ष मिलता है। काशी सबके साथ न्याय करती है, लेकिन काशी में एक शिव अपनी मौत के 2 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की वो खबर हम आपको दिखा रहे हैं जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ। देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में स्थित यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूँ तो अपनी उत्कृष्टता के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन इसी BHU परिसर से एक ऐसे घटनाक्रम की शुरुआत हुई जिसने पूरी व्यवस्था को कटघरे में ला दिया। यहाँ से एक शिव इस कदर लापता हुआ कि वो जीते जी वापस नहीं लौट पाया। पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाली ये कहानी है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले BHU के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी की। इन आंखों में झिलमिलाने वाले सपनों का खून हो गया है। इनमें बसने वाली हसरतों की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या हो गई है। अब इन आंखों से आंसू शायद कभी नहीं सूखेंगे। ये प्रदीप त्रिवेदी हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक छोटे से गांव ब्रजपुर बड़गड़ी खुर्द के गरीब किसान। इनका 23 साल का बेटा शिव कुमार त्रिवेदी बहुत होनहार था और उसने नवोदय स्कूल से प्राइमरी की पढ़ाई पूरी की थी। ये क्लास आ गए थे वो मेरे से जी। तो अब नोट्स देते रहते थे, बताते रहते थे, कोई डाउट हुआ तो समझाते रहते थे। हम साथ में ही रहते थे, ऊपर नीचे एक बेड में। भैया साइंटिस्ट बनना चाह रहे थे, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। शिव कुमार त्रिवेदी एक बच्चा था, उसको मैंने पढ़ाया है क्लास 9th में और क्लास 10th में भी मैंने पढ़ाया है। वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था और उसका एम था IIT क्रैक करना। परिवार के सपने को साकार करने के लिए शिव कुमार त्रिपाठी ने वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BSc ऑनर्स में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया। यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर आई 13 फरवरी 2020 की रात, जब करीब 8 बजे शिव BHU कैंपस में एम्फी थिएटर ग्राउंड के पास से गायब हो गया। बाद में पता चला कि यहाँ से गुजरे अर्जुन सिंह नाम के छात्र ने उसे बुरी तरह से परेशान देखकर पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस की गाड़ी उसे उठा कर ले गई। काशी में लापता हुए शिव को आखिरी बार BHU कैंपस में एम्फी थिएटर ग्राउंड के बाहर देखा गया था और इस वक्त मैं उस स्थान पर मौजूद हूं जहां से शिव कुमार त्रिवेदी लापता हुए थे। ये स्थान जो है आप देखेंगे कि एम्फी थिएटर ग्राउंड के ठीक पहले ये एंट्रेंस है और उसके ठीक पहले आपको यहां पर एक बैठने लायक एक स्थान नज़र आएगा। यहां पर शिव कुमार त्रिवेदी बैठे हुए थे और अर्जुन सिंह नाम के एक छात्र ने उन्हें सबसे पहले देखा था और उसके बाद अर्जुन ने 112 को कॉल किया था ताकि उस छात्र को, जिसे वो तब तक जानते नहीं थे, उस तक मदद किसी तरह से पहुंचाई जा सके। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, समय क्या था, शिव किस स्थिति में थे और आप यहां पर पहुंचे, आपने क्या कुछ देखा और क्या कॉल किया? जी सर, मैं रोज़ की भांति यहाँ पे आता था इस ग्राउंड में एम्फी थिएटर, और मैं उस समय CDS की तैयारी कर रहा था और उसी के लिए मैं रनिंग करने आता था यहाँ पे। तो मैं रोज़ की भांति आता था। तो मैं 13 फरवरी 2020 की ये बात है, मैं उस दिन भी आया था इस ग्राउंड पे। तो जो ये बगल में नाली बहता है, इसी में वो लड़का था और मैं उससे पहले से परिचित नहीं था, पहली बात। और मैं जब देखा उसको तो मैं सोचा कि पानी में क्या कर रहा है, मतलब वो कुछ ढूंढ रहा है, क्या कुछ खो गया है, मुझे ऐसा लगा। लंका थाने की पुलिस शिव को लेकर वाराणसी के लंका थाने ले गई, लेकिन शिव वहां से कभी लौटा ही नहीं। इधर शिव से बात न हो पाने से परेशान उसके पिता वाराणसी पहुंचे। लंका पुलिस थाने तक कई चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह उन्हें मायूसी हाथ लगी।
बीएचयू प्रशासन ने जहां शिव की कोई जानकारी न होने की बात कही, तो वहीं 13 फरवरी को शिव को अपनी कस्टडी में लेने वाली लंका पुलिस ने शिव की फोटो पहचानने से भी इनकार कर दिया। अर्जुन सिंह नाम के लड़के ने 19 फरवरी 2020 को मुझे बताया कि शिव कुमार को मैंने ही 112 नंबर की गाड़ी 613 नंबर की गाड़ी लंका थाने पुलिस पकड़ के ले गई है। तब मैं पुनः लंका थाने गया तो लंका थाने वालों ने कह दिया कि ये गाड़ी हमारे थाने की नहीं है, आप चेतगंज थाने में पता करो। पुत्र वियोग में प्रदीप ने चप्पल न पहनने का संकल्प ले लिया। काशी में बेटी की तलाश में जगह जगह शिव की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए। ये पोस्टर अर्जुन नाम के उस स्टूडेंट ने भी देखा जिसने आखिरी बार शिव को देखा था। उसने शिव के पिता से मिलकर बताया कि शिव को पुलिस की गाड़ी 13 फरवरी की रात लंका पुलिस थाने ले गई थी। अर्जुन को साथ लेकर प्रदीप फिर 19 फरवरी को पुलिस थाने लेकर पहुंचा। 19 फरवरी 2020 को पोस्ट किए उस लड़के की गुमशुदगी के बारे में। तो जब मैंने फेसबुक पे गया तो मैं देखा कि ये लड़का वही है, चेहरा मैं पहचान गया, फ़ोटो लगा था और उसके बारे में जो भी था, पन्ना का था, कहाँ का था, तो सब लिखा था। तो मैं देखा जब तो पहचान गया और मैं तुरंत बोला कमेंट में कि भैया इस लड़के से तो मैं बीएचयू में 13 फरवरी को मिला था। पुलिस ने शिव को कभी हिरासत में लेने की बात से ही इनकार कर दिया, लेकिन अर्जुन के मोबाइल में डायल 112 में कॉल करने के बाद आया मैसेज सेव था, जिसमें पीआरवी के ड्राइवर का नंबर दर्ज था। प्रदीप इस मैसेज के साथ अर्जुन को लेकर वाराणसी एसएसपी के पास पहुंचे तो उन्होंने तात्कालीन थाना इंचार्ज को तलब किया और उसने शिव को थाने लाने की बात कबूल कर ली, लेकिन ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि शिव की मानसिक स्थिति ठीक न होने पर उन्होंने उसे थाने से छोड़ दिया था। तुरंत लंका थाना प्रभारी भारत भूषण त्रिपाठी जी को एसएसपी श्री प्रभाकर चौधरी जी ने बुलाया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, शिव कुमार को लंका थाने लाए थे और हमने उसे पागल समझ के छोड़ दिया है। तो मैंने कहा कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वो पागल था, क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पुलिस को शिव के पिता से झूठ बोलना पड़ा? शिव को जब वो उस रात अपने साथ लेकर गई थी तो ये बात उन्होंने क्यों छिपाई, और क्यों जिस शख्स को वो खुद थाने लेकर आई थी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसने दर्ज की? इन सारे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं। पन्ना से अमित खरे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 वाराणसी। तो शिव को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इस सच को जानने के लिए IBC 24 की टीम जब काशी पहुंची तो कई सच बेपर्दा हुए। कई ऐसे सच जिन्होंने सिस्टम से पर्दा उठाया, कई ऐसे सच जिन्हें बड़ी खूबसूरती से झूठ से ढका गया था। तो आइए देखते हैं IBC 24 के रिपोर्टर विजेंद्र पांडे ने काशी जाकर कैसे की शिव के सत्य की पूरी पड़ताल। जवान बेटे शिव के अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने और फिर जहां वो फरियाद लेकर गया था उस थाने से ही झूठ बोले जाने से प्रदीप की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाए। भटक रहे प्रदीप की मदद के लिए अचानक फरिश्ता बनकर बीएचयू के पूर्व छात्र और अधिवक्ता सौरभ तिवारी सामने आए, जिन्होंने प्रदीप को 1 रुपए लिए बिना इंसाफ दिलाने का वादा किया। बीएचयू के छात्रों ने कैंपेन चलाया था। एक शांतकालीन अखबार है रणभेरी, उसमें खबर छपी थी। प्रदीप त्रिवेदी कहीं चलते फिरते मिले थे बेटे का पोस्टर लेके और एकदम फटे मैले कुचेले कपड़े पहन के बिना चप्पल के। तो छात्र आए, सारी बातें हुई। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि मैंने पहले ही कह दिया है कि आपका मुकदमा निःशुल्क लड़ूंगा। पुलिस के बयानों से उलझा एक केस सौरभ तिवारी की मदद से इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही तफ्तीश के बाद शिव की पूरी जानकारी कोर्ट को देने को कहा। इसके बाद अक्टूबर 2020 को इस पूरे मामले की जांच CBCID को सौंप दी। 19 अगस्त 2020 को ऑनरेबल चीफ जस्टिस गोविंद माथुर साहब उस समय CJ थे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और 19 को ही ऑर्डर पास कर दिया। इस बीच वाराणसी के लंका थाने की पुलिस ने एक और झूठ बोलते हुए शिव के पिता से ये कहा कि वो झांसी स्थित एक बाबा के आश्रम में मार्च महीने में गया था। पुलिस ने उस आश्रम के बाबा का बयान भी दिलवाया, लेकिन बाद में पता चला कि उस दौरान तो लॉकडाउन था और बाबा ने ये बयान पुलिस के दबाव में दिया था।
वो सप्तेश्वर आश्रम झांसी जिले में जाते हैं। मोहित यादव जो लंका थाना प्रभारी थे, वहाँ से सप्तेश्वर आश्रम के महंत केशव दास जी से लिखवा के लाते हैं और वीडियो बना के कि शिव कुमार यहाँ 15 मार्च 2020 को आया था और 18 मार्च 2020 को उसके पिताजी लिवा गए। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने एक कंकाल मिलने पर प्रदीप को बुलाकर शिव के कपड़े दिखाए और ये कहा कि कंकाल के साथ मिले हैं। प्रदीप को तो पहले यकीन हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि जिस कंकाल को पुलिस शिव का बता रही है वो किसी लड़की का निकला। जब शक्ति सिंह मैडम जांच करने के लिए गई तो वहाँ के महंत केशव दास जी ने कह दिया कि वो पुलिस के दबाव में हमने जो है ऐसा बयान दिया था, हमारे यहाँ शिव कुमार आया ही नहीं है। इसके बाद कैंट थाना में लॉकडाउन के समय लावारिस लोगों को एक विद्यालय में रखा गया था। वहाँ से एक कंकाल और मेरे लड़के के कपड़े मुझे दिखाए गए। तो मैंने कहा कि मेरे लड़के के कपड़े तो हैं ये, लेकिन ये कंकाल मुझे नहीं लग रहा, इसके बाल ज़्यादा बड़े बड़े हैं। जब उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो वो कंकाल किसी लड़की का निकला। आखिरकार तफ्तीश के बाद सीबीसीआईडी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि जिस शिव को पुलिस ने 13 फरवरी 2020 की रात बीएचयू कैंपस से उठाया था, उसकी तो 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। 15 फरवरी 2020 को वाराणसी के रामनगर स्थित जमुना तालाब में एक अज्ञात लाश मिली थी, यानी शिव के लापता होने के दूसरे ही दिन अज्ञात शव के सुरक्षित हिस्से की डीएनए टेस्ट से साबित हुआ लाश तो शिव की ही है। और जांच में जो है जब मुझे फ़ोटो दिखाई गई तो मैंने कहा हाँ यही मेरे शिव की फ़ोटो है। फिर उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया और 21 अप्रैल 2022 को कोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट में पेश कर दिया, जिसमें डीएनए मैच खाया। लाश तो शिव की ही है ये पता चल गया, लेकिन सवाल अधूरा था कि शिव के साथ आखिर हुआ क्या, कैसे हुई उसकी मौत। पुलिस को तो इन सवालों से मतलब ही नहीं, क्योंकि वो खुद और उनकी कार्रवाई सवालों में है। पन्ना से अमित खरे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 वाराणसी। आखिर हुआ क्या था 13 फरवरी 2020 की उस रात? क्यों पुलिस ये छिपाती रही कि उस रात वो शिव को लेकर थाने आई थी? अगर पुलिस उसे लेकर थाने आई थी तो फिर छोड़ा क्यों? चलिए छोड़ भी दिया तो उसके पिता से झूठ क्यों बोला? हाईकोर्ट के निर्देश और सीबीसीआईडी की तफ्तीश से आधा सच सामने आ गया है, लेकिन पुलिस की पूरी कार्रवाई संदिग्ध और सवालों के घेरे में है। पन्ना जिले के जिस छोटे से गांव से शिव का सफर शुरू हुआ था और काशी में रामनगर के जिस जमुना तालाब में खत्म हुआ, जिस रास्ते से शिव गुजरता हुआ पन्ना से काशी पहुंचा, वहां उसी रास्ते से होती हुई IBC 24 की टीम भी पन्ना से काशी पहुंची। इसी तालाब पर, जो जमुना तालाब है, ये रामनगर इलाके में यहाँ पर मौजूद है। यहीं पर ये बताया गया कि 15 फरवरी को जो एक शव बरामद हुआ था, वो डीएनए मैच करने के बाद प्रदीप कुमार त्रिवेदी से मिला, यानी वो लाश की शिनाख्त जो है वो शिव कुमार त्रिवेदी के रूप में की गई। सिर्फ उसकी मौत का रहस्य जानने के लिए, सिर्फ उन सवालों का जवाब जानने और जिम्मेदारों से पूछने के लिए जो शिव के गुनहगार और उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। 13 फरवरी 2020 को शिव कुमार त्रिवेदी को लंका थाना पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद वो कहाँ गया ये पता नहीं चला। लगातार पुलिस की ओर से ये दावा किया जाता रहा कि वो तमाम इलाकों में उसकी तलाश कर रही थी। कई प्रदेशों में पुलिस गई और साथ ही साथ ये भी दावा किया कि तमाम वाराणसी के इलाकों के अलावा रामनगर इलाके में भी पुलिस ने शिव कुमार को तलाशने का प्रयास किया। इंसाफ की इस लड़ाई में वाराणसी के लंका थाने के पुलिस की भूमिका संदेह के दायरे में है। यही वो पहली कड़ी है जहां से शिव का सारा सच सामने आ सकता था, लेकिन पुलिस ने 13 फरवरी 2020 की उस रात भी घटनाक्रम पर पर्दा डाला और आज भी पूरा सच बताने को तैयार नहीं है। पुलिस का रवैया शुरू से ही संदेहजनक था। जब मैं 16 फरवरी को मिसिंग की रिपोर्ट लिखा रहा तो उन्हें जानकारी देना चाहिए था कि शिव कुमार 14 फरवरी को पुलिस कस्टडी में था, लेकिन उन्होंने जानकारी नहीं दी। 19 फरवरी को जब मुझे पता चल गया कि शिव कुमार लंका थाने में ही गिरफ्तार था, तब उन्होंने कह दिया ये गाड़ी हमारे थाने की है ही नहीं। ये 2020 फरवरी का मामला है, जब लॉकडाउन से पहले ये बच्चे का यहाँ से
पुलिस कस्टडी में चला जाना, जबकि बीएचयू प्रशासन किसी को भी पुलिस कस्टडी में तभी देता है जब उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या इस तरह की कोई शिकायत हो। उस बच्चे के अगेंस्ट में ना तो हमने कभी कोई शिकायत दर्ज की थी, ना ही इस तरह की कोई कंप्लेन आई थी। हाई कोर्ट दंग रह गई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच के सामने सरकारी वकील ने स्वीकार कर लिया कि जो है कि जीडी में 112 की टीम, डायल 112 पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल की टीम, पुलिस वाले लंका थाने में उसको लेके आए, लेकिन लंका थाने की ड्यूटी थी कि जनरल डायरी में उस घटना की एंट्री की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद लंका थाने की पुलिस ने ये तो कबूल लिया कि उसने शिव को उस रात पूछताछ के लिए बुलाया था, फिर मानसिक हालत ठीक नहीं होने पर उसे दूसरे दिन छोड़ भी दिया। लेकिन जब ऐसा था तो उसने शिव के पिता को पूरी बात क्यों नहीं बताई? क्यों उसने शिव के आने की बात छिपाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, जबकि उसे पता था कि शिव के ही उम्र के एक युवक की लाश मिल चुकी है, तो भी उसने इस बारे में परिजन को जानकारी नहीं दी। ये सब जो है पुलिस ने बनाई हुई कहानी है पुलिस की, और उस लड़के की मुझे पूरा यकीन है कि लंका थाने में ही उसे टार्चर किया गया और उसकी डेथ हो गई। उन्होंने 14 तारीख की रात को उसे फेंकवा दिया तालाब में और 15 को उसकी डेथ बॉडी मिल गई। मिसिंग रिपोर्ट 16 फरवरी 2020 को दर्ज होती है और कंसर्न्ड आईओ 12 अगस्त 2020 से इन्वेस्टिगेशन चालू करता है। जीडी एंट्री वहां से चालू करता है। सोच लीजिए कि पुलिस की लापरवाही कितनी है। शिव की संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब पुलिस के पास नहीं है। उसके पास इन सवालों के जवाब नहीं है कि आखिर कैसे हुई शिव की मौत, शिव के साथ उस रात आखिर क्या हुआ, क्या है शिव के गायब हो जाने वाली 13 फरवरी 2020 की रात का पूरा सच। अपनी ही कार्रवाई से सवालों के घेरे में है वाराणसी के लंका थाने की पुलिस। और आखिर ऐसा क्या हो गया कि कोई भी पुलिस अफसर इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है? घटना की रात क्यों बंद था थाने का सीसीटीवी? इस बारे में भी किसी वर्दी वाले की जुबान नहीं खुल रही। ऐसा तब जबकि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर थे। जांच में आया कि कैमरे चालू थे। 17 फरवरी को कैंसर का अस्पताल करने के लिए प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बीएचयू आते हैं और लंका थाना वहां से 50 मीटर की दूरी पे है। और फिर लंका थाना प्रभारी कह रहा कि 13 फरवरी को कैमरे बंद थे। अगर यही कुछ घटना प्रधानमंत्री जी के साथ होती तो क्या जवाब देते ये लोग? फिर कह देते कि कैमरा बंद थे। सीसीटीवी कैमरा वाज फंक्शनल, 3 सीसीटीवी कैमरा वर फंक्शनल, बट प्रदीप कुमार त्रिवेदी जी, शिव कुमार त्रिवेदी के पिताजी कहते हैं कि मैंने जब कहा कि जरा दिखा दीजिए, हो सकता है कि मैं आपको कह रहे हैं कि लड़का मानसिक अस्वस्थता थाने से चला गया, तो एक कम से कम वीडियो ही दिखा दीजिए, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। ये भी नहीं किया गया। पुलिस अपना बचाव करते हुए ये दलील दे रही है कि शिव की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तो इस बात का पुलिस को कैसे पता चला? हर किसी के जहन में यही सवाल है कि उस रात शिव के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे पुलिस बताना नहीं चाहती। सवाल ये भी है कि अगर शिव की हालत चलने लायक नहीं थी तो फिर गंगा नदी पुल पार कर तालाब तक वो पहुंचा कैसे? सवालों की फहरिस्त और भी है, लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदार जवाब क्यों नहीं दे रहे और इसी में शिव की मौत का राज छिपा है। लेकिन सवाल ये भी है कि यदि शिव कुमार की मानसिक स्थिति इस तरह से बिगड़ गई थी तो आखिर उसे थाने से अस्पताल भेजने की बजाय सीधे क्यों छोड़ दिया गया? ये वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस को भी देना होगा और ये जवाब जनता के साथ साथ शिव कुमार के परिजनों के साथ साथ बीएचयू के तमाम छात्रों के साथ साथ हाईकोर्ट में भी पुलिस को देना होगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 वाराणसी। तो ये तो थी पन्ना के शिव कुमार त्रिवेदी की कहानी। अब बात करते हैं धमतरी की एक गुनाह की दास्तान की। उसकी उंगलियों में कलम और आंखों में करियर के सपने बसे होने थे, लेकिन उंगलियां जुल्फें सहलाने लगी और आंखों में महबूब के ख्वाब पलने लगे। कच्ची उम्र के इश्क की ये कहानी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से शुरू हुई और धमतरी में डूब गई। क्या है इश्क के दरिया में आशिक की मौत की दास्तान? आइए देखते हैं प्यार, पिकनिक और मौत। अभी तो उस पर जवानी भी ठीक से नहीं आई थी। बचपना खत्म कर उसने उस दहलीज पर कदम ही रखा था जहां से जिंदगी रंगीन होनी शुरू होती है। लेकिन ये दौर ही प्रीमेच्योर जनरेशन का है,
जिसे समय से पहले सब कुछ चाहिए। ऐसी ही हसरतों के कत्ल की ये कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रुद्री इलाके से, जहां अर्जुनी इलाके के शंकरदार स्थित नहर में पुलिस को एक युवक की लाश मिली। लाश की पहचान कांकेर जिले के ग्राम कोदा गांव में रहने वाले भावेश देवांगन के रूप में हुई। साथ ही जिस नहर में भावेश की लाश मिली उससे करीब 60 किलोमीटर दूर कांकेर के मोदे के जंगल में उसकी बाइक जली हुई हालत में मिली। साफ जाहिर था कि मामला खून का है। भावेश देवांगन की हत्या की गई थी, पानी में डाल के धकेल के शराब पिलाकर, और उसके बाद साक्ष्य छिपाने के लिए उसके मोबाइल को और कपड़ों को नहर नाले में फेंक दिया गया। फिर उसकी मोटरसाइकिल को दूर में जाकर ग्राम कोदे थाना कोरर में जाके जला दिया गया। रुद्री पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कोदा गांव के रहने वाले भावेश देवांगन के रूप में शिनाख्त होने के बाद ये बात भी सामने आ गई। वो अपने 4 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए धमतरी के रुद्री इलाके में नहर के पास आया था। पुलिस ने उन दोस्तों की पहचान की और पूछताछ के लिए उन्हें थाने तलब किया। पुलिस हिरासत में आने से पहले ही भावेश के नाबालिग दोस्त ने उसके परिजन के सामने ये कबूल कर लिया था कि उन्होंने ही भावेश को मौत के घाट उतारा है। एक नाबालिग बालक ने उनके परिवार लोग साथ में पुलिस की अनुपस्थिति में ही कबूल कर लिया था। इसमें कुल 3 हैं, जिसमें एक बालिग है और 2 नाबालिग है। इसमें धारा 302, 201 और 120 भी और 34 लगाया गया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि खूनी वारदात के पीछे कच्ची उम्र का इश्क है। दरअसल ये नाबालिग लड़का अपने ही क्लास की एक लड़की को चाहता था। करीब 3 सालों से दोनों के बीच प्यार की खिचड़ी पक रही थी। इसी बीच उस लड़की की जिंदगी में भावेश देवांगन की एंट्री हो गई। दोनों के बीच प्यार का नया अफसाना शुरू हो गया, लेकिन प्यार के पहलू से जुदा होने और लड़की के बेवफा होकर दूसरे की बाहों में झूल जाने की खबर पहले आशिक को हो गई। उससे ये बात बेहद नागवार गुजरी और फिर उसने दिलजले की तरह दिलबाज दोस्त को मौत देने की ठान ली। पिकनिक के बहाने नहर किनारे पहुंचकर पार्टी हुई, शराब का दौर चला और फिर भावेश को नहर में धक्का दे दिया गया। घटना केवल प्रेम प्रसंग के चलते, पुराना प्रेमी के बाद बीच में नया प्रेमी आ गया और पुराना प्रेमी ने नया प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए ये घटना को अंजाम दिया गया। किताबों से खेलने की उम्र में अगर कोई दिल से खेलने लगे, दूसरों के जज्बात से खेलने लगे, तो अंजाम कुछ ऐसे ही जुर्म की शक्ल में होते हैं। सुभाष साहिब, IBC 24 धमतरी। द क्राइम शो में आज के लिए बस इतना ही। अपराध की काली दुनिया की कुछ और खबरों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।